नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021-22 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं। तो दिसंबर 2019 का पेपर हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो मैथ के सॉल्व करने वाले प्रश्न आते हैं पेडागोजी के अलावा, वो प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी पेपर के पर्यावरण के जो है वो एनसीईआरटी पर आधारित 15 प्रश्न आते हैं और पेडागोजी बेस्ड 15 प्रश्न आते हैं, यानी कि टोटल 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी यहाँ पर दे रखी है 2120 किलोमीटर, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल आपसे जो है वो पूछी गई है। तो आपको मैंने बताया है किस तरीके से। सबसे पहले आपको डिस्टेंस के यानी कि जो तारीख दे रखी है उसके आधार पर टोटल समय निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो बात हो रही है 29 नवंबर 2019 की, और सूरत से चल रही है 19:45 बजे। आपका 19:45 मतलब 12 के बाद, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि वही 7:45। तो 7:45 से आपको पूरा उस 29 तारीख का समय निकाल लेना है, और उसके बाद 30 तारीख इसमें आएगी आपकी, और उसके बाद आप 1 दिसंबर में अगर देखेंगे तो समय है 11:45, यानी 11 घंटे यहाँ हो गए। देखिए 9:45 में जो है 7:45, या तो वो मान के कर लीजिए या सीधे आप देख लीजिए 19:45 हो गया, तो उस दिन में कितना और समय आपका बचेगा। तो 20 बजे के बाद 24 बजे तक, यानी 4 घंटे तो ये हो गए आपके, और इधर का जो 15 मिनट है वो हो गया। यहाँ पर देखिए तो 11:45 यानी 11 घंटे 15 मिनट 45 मिनट यहाँ है, तो 11 ये लिख लीजिए और 45 जो है यहाँ लिख लीजिए। तो 45 और 15 मिलकर 1 घंटा आपका बना देगा ये। 11 में 4 जोड़ेंगे और तो हो जाएगा आपका 15, और 15 में ये यानी 15 घंटे ये और 1 घंटा ये, 16 घंटे टोटल हो जाएंगे। तो 16 घंटे तो ये हो गए। पर अगर आप देखेंगे तो 29 तारीख के बाद 1 दिसंबर की बात की जा रही है, जबकि आपकी 30 दिसंबर भी तारीख आएगी, तो 30 दिसंबर के आप 24 घंटे और जोड़ेंगे। तो इसी 16 घंटे में 24 घंटे आप और जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका जो समय है वो 40 घंटे का आ जाएगा। यानी आपने टोटल ये निकाल लिया कि आपको पहुंचने में कितना समय लगा, तो 40 घंटे का समय जो है वो लगा। अब ये भी कह रहा है यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, या ये भी प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर किलोमीटर की जगह मीटर में तो नहीं दे रखा है, कई बार चेंज करना होता है। तो किलोमीटर में दे रखा है, तो ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी ये है, समय आपने निकाल ही लिया है, तो दूरी ऊपर रख दीजिए 2 1 2 0, और बटे में समय 40। 0 से 0 काट देंगे, 4 से इसे काटेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, और आपका एक इधर जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है, तो 53 घंटे आपका, यानी 53 की चाल आ रही है ना, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी, जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो समझ गए आप। अगला देखते हैं 62 प्रश्न। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? नाम बताना है आपको। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से चौथा ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी सही होगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर के रूप में जानी जाती है। सभी आपके जो प्रश्न है स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगला है प्रश्न 63। इनमें से कौन सा एक समूह जड़ों का जो है वो है? चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका गाजर है, चुकंदर है और मूली है। ये फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जबकि आलू आपका जैसे हो गया, शकरकंद हो गया, हल्दी हो गया, ये सब भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रश्न में आपसे जड़ पूछ रहा था, तो गाजर चुकंदर मूली ये वाला ऑप्शन सही होगा। 64 प्रश्न आपका है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के जो रेगिस्तान है उनमें, या फिर संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके रेगिस्तानों में। तो देखिए नाम में रेगिस्तानी है, तो रेगिस्तान या राजस्थान की रेगिस्तान लगाकर मत चले आइएगा। ये ऑप्शन थर्ड वाला नहीं सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में जो है वो देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स हम पहले ही करा चुके हैं, उसमें ये सारी चीजें देख सकते हैं आप। यहीं से ही हर बार हर साल क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। 15 नंबर जो है आपके आते हैं यहीं से। अच्छा, इसका और थोड़ा-सा डिटेल में आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग हैं, उनमें रा रेगिस्तानी ओक देखने को मिलते हैं।
65 प्रश्न है, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से सही हैं। पहला कह रहा है ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा कह रहा है ये केवल छोटे कीड़े-मकोड़े जो हैं उनको फँसाकर उनका शिकार कर सकता है। और चौथा कह रहा है ये छोटे कीड़े-मकोड़ों जो है उनको खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फँस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो आपको बताना ये है कि इनमें से कौन-कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मोहक आवाज़ वाली बात की गई है, तो ये आपका तो सीधे-सीधे काट दीजिए ऑप्शन। केवल छोटे कीड़े-मकोड़ों को ही का शिकार करता है, ये भी ऑप्शन काट दीजिए। ए और बी आपके सही हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, तीनों की स्थिति आपको पता होना चाहिए। सेकंड वाला भी सही है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुँह एक पत्ती से ढका रहता है। इस तरीके से आप इसका चित्र या नेपेंथिस डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे, तो इस टाइप से एक पत्ती सी लगी रहती है और इस तरीके से लंबी सी पूँछ टाइप से, और ये जो है आपका इस तरीके से आकार होता है। तो ए और बी यहाँ पर सही है। आंसर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 66 प्रश्न है, भारत की आज़ादी जो है उससे पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात? आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिला जो है उसके जलालपुर तालुका उसमें स्थित है, या डायरेक्ट आप अगर राज्य याद रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे गुजरात जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 67। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से किया जा सकता है, वो इनमें से क्या है? मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो मलेरिया जो है उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। मलेरिया में पीड़ित व्यक्ति को कँपकँपी के साथ तेज बुखार आता है और सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए जो औषधिक गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला है प्रश्न 68। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर जो है मान लीजिए, अच्छा इसमें जगह नहीं है तो इसको थोड़ा-सा यहाँ पर बना लें। ये मान लीजिए डॉक्टर का घर एक्स है। प्रश्न में कह रहा है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो मान लीजिए कहीं वाई होगा, पर अभी हम स्थिति उसकी नहीं बना रहे, पहले आगे पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, मतलब उसके सामने आपको नहीं बनाना है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, तो डॉक्टर हम मान लेते हैं यहाँ कहीं आपका ए होगा। डॉक्टर पहले कहाँ जाता है? ए पर जाता है, तो एक्स से ए पर जा रहा है, जो एक्स के ठीक पूर्व में, देखिए पूर्व में है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पूर्व में है, चलिए सही यहाँ पर बना भी है। तो पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर जाता है, यानी कि ये आपकी 600 मीटर जो है वो दे रखी है। फिर वो बी पर जाता है जो कि ए के दक्षिण में है, तो ए का दक्षिण नीचे होगा, तो इस तरीके से आप दक्षिण में ले जाएँगे। और कहाँ पर जाता है? बी पर जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर बी है और कितना चलता है? तो 450 मीटर चलता है, तो ये आपका 450 मीटर आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर आगे कह रहा है कि फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है, तो बी का पश्चिम इस तरफ होगा, तो इस तरीके से आप इस तरफ जाएँगे और कितना जा रहा है? बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर जा रहा है मात्र, तो आप 120 मीटर बस इतना सा चलाइए, 120 मीटर, और अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुँचता है, मतलब यहाँ पर जो पहुँचा है, ये यहाँ पर जो पहुँचा है वो वहीं पे ही आपका वाई है। वाई क्या है? वाई अस्पताल है, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही कह रहा था। बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर जाता है और अंत में वह वायु अपने अस्पताल पहुँचता है, जो कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर लाइन को समझिए, सी जो है उसके ठीक उत्तर में है, यानी कि यहाँ पर वाई पर नहीं पहुँच रहा है। वाई को आपको एक स्टेप काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कह रहा है आखिरी वाली लाइन में कि अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचता तो है, पर कब पहुँचता है? जब सी के ठीक उत्तर में, तो यहाँ पर आपका सी है। जहाँ ये पहुँचा ये सी है और ठीक इसके उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर जा रहा है और इस तरीके से गया और 90 मीटर चलने के बाद तब ये जो है आपका पहुँचा है वाई पर। तो यहाँ पर आपका कहीं जो है ये वाई है, ये आपका अस्पताल है। अब पूछ क्या रहा है? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा।
तो एक्स जो है वहां पर डॉक्टर आ रहा था और यहाँ पर अस्पताल है, तो सही दिशा आप देखिए कैसी है, तो आप कहेंगे एक्स जो है वो वाई के सापेक्ष एक तो उत्तर में है और ये इधर वाली जो दिशा आएगी वो पश्चिम में आएगी। इस तरीके से देखिए दिशा, तो ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ना, तो हम इसे इस वाली जो दिशा होगी उसे कहेंगे उत्तर पश्चिम की दिशा। तो आप क्या कहेंगे, आंसर उत्तर पश्चिम होगा, सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसके सापेक्ष किसकी स्थिति पूछी गई। यहाँ पर कह रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो डॉक्टर का घर तो एक्स पर था ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है ना डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, तो डॉक्टर के घर की दिशा कैसी है, तब हम कहेंगे किसके, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है। पर यही चीज अगर आपसे पूछ लिया गया होता कि जो डॉक्टर का घर है उसके सापेक्ष अस्पताल की क्या स्थिति है, तब हमारा बदल जाता, तब हम इस तरीके से फिर हम दिशा को देखते हैं, यानी कि नीचे के क्रम में, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाता जब इसका अपोजिट पूछा गया था। 69 प्रश्न आपका है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, बताइए, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चेराव जो है वो मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य है। सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें 6 से 8 लोग अपने जो दोनों हाथ होते हैं उनमें बांसों को रखते हैं, इसलिए इसको बांस नृत्य के नाम से भी जो है वो जाना जाता है चेराव को। और आपका खुआलम, छे आलम, सांवलिया, चैलम, तेलंगम, पारेलम, इस टाइप के नाम लम लम करके जो आ रहा है ना, ये सब आपको मिजोरम के ही सांस्कृतिक नृत्य हैं। तो अगर आए तो आप कर ले जाइएगा। 70 प्रश्न है, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो इनमें से कौन से, एक ना एक प्रश्न आपको मैप से देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसे स्थिति पूछ ली जाती है, कई बार ऐसे पूछ ली जाती है कि तमिलनाडु के सापेक्ष केरल की स्थिति क्या है, तो मैप आप अच्छे से जरूर देख कर जाइएगा। कई बार पड़ोसी देश पूछ लिए जाते हैं और कई बार इस तरीके से निकटवर्ती राज्य पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो तमिलनाडु की जो सीमा है वो एक तो लगती है आपकी केरल से, और आपकी लगती है आंध्र प्रदेश से, और आपकी लगती है कर्नाटक से, तो आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 71 प्रश्न आपका है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण है उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देना तो अच्छी चीज है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले जो कार्य है उसमें बच्चों को संलग्न करना, ये भी आपका सही है, जबकि गलत छांटना है आपको। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी आपका सही है। पर बचा चौथा, यही आपका गलत होगा कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये आपका यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, और यही यहाँ पर पूछा गया था कौन सा इनमें से गलत है। अगला प्रश्न 72 है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है उसकी अवधारणाओं और मुद्दों को, या पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। आंसर की बात करते हैं तो सेकंड वाला आपका सही होगा। कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 73 प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा कह रहा है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और चौथा कह रहे हैं 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कक्षा 1 और 2 वाला सही है कि कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण जो अध्ययन है वो जो है वो पढ़ाया जाता है। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 74 प्रश्न कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, तो ये इंगित किसकी ओर करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो सीधे ऑप्शन को काट दीजिए। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है,
तो हो सकता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है। तो इन चारों में से, इन तीनों में से लास्ट का पहला तो हमने ऑप्शन काट ही दिया, तो इन तीनों में से कौन सा बेहतर होगा? तो बाल केंद्रित होता है आपका पर्यावरण अध्ययन, थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित जो प्रकरण है उनका एक उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो जानवर आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। जानवर जो है उनके अध्ययन से पर्यावरण में उनकी भूमिका का, उनके महत्व का ज्ञान होता है, ये भी आप जो है वो कह सकते हैं। अगला देखते हैं 76 की निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि जो विभिन्न कक्षाएं हैं और उनके बहुसांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको संबोधित करना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वांछनीय गतिविधि है ना, इसलिए पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन के जो 6 प्रकरण हैं उनका रेखीय आयोजन करना। और चौथा तो डायरेक्ट ही काट दीजिए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, बिल्कुल गलत है। पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना पर्यावरण अध्ययन की। तो ऐसा होता है पर्यावरण में कि आप खुद ये इस तरीके का शिक्षा का माहौल बनाते हैं कि बच्चे स्वयं से खोजें, ना कि आप उन्हें दें। तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। 77 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ए, बी, सी या ए, केवल ए और सी, या ए, सी और डी, या केवल सी। इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो ए, बी और सी तीनों आपके जो है वो सही है, पर डी वाला यहाँ पर जो है वो गलत है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो रटना वाला तो वैसे ही आपका कट जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। अगला देखते हैं 78 प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृतांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या व्याख्या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताइए, ए, सी, डी, केवल ए और बी, केवल सी, ए, सी और डी, या ए, बी, सी तीनों। तो कौन सा इन चारों में से सही होगा? बच्चों को आपको जोड़ना है पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी और डी वाला गलत है, केवल ए और बी वाला सही है। वृतांत और कहानियों के माध्यम से जो है आप जोड़ सकते हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी सी और डी ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। अगला देखते हैं 79 प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका जो चित्र है वो बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? पहला कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो आप कहेंगे हाँ, कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का विकास जो है उसमें आएगा। नीचे अच्छा आपके ऑप्शन अलग से दे रखे हैं, ये भी देख लीजिएगा, केवल ए और सी, केवल बी, या फिर ए, बी, सी तीनों। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों में अवलोकन और रचना जो कौशल है उनका विकास करना, तो ये भी उद्देश्य होता है। पूछ रहा ये रहा था कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो कहीं ना कहीं उनमें क्रिएटिविटी आए, सबसे पहले तो ये जरूरी है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास हो, ये भी जरूरी है। और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास हो, ये भी आपका सही, यानी तीनों ही आपके सही है। तीनों सही वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। 80 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, इसका क्या रीजन होता है? पहला कह रहा है कक्षा जो है उसकी अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, तो आप कहेंगे पहला तो यहाँ पर जो है वो गलत है। दूसरा कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो बी और सी आपका सही है, आंसर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 81 प्रश्न आपका है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा, केवल डी, सी और डी, एबीसी, या ए और बी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन हो सकता है एक तो परिवार के सदस्य, ये आपका सही होगा। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन में कक्षा यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा,
बाकी ये तीनों स्टार्टिंग के आ जाएंगे। आपका ए बी सी सही है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 82 प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, आपको बताना है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपसे बात हो रहा है कौन सा सिद्धांत है जिसका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो जो सबसे पहली चीजें आपको पता है उसके बारे में बताना, और उस ओर ले जाना जो चीज आपको नहीं पता है, यानी ज्ञात से अज्ञात आपका जो है यहाँ पर सही होगा। फोर्थ वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अच्छा प्रश्न है, सीरियल यानी कि ज्ञात से अज्ञात जो क्रम है इसको जरूर ध्यान जो है वो रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 83 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन जो है वो नहीं है। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कौन सा साधन नहीं है। देखिए सबसे अच्छा साधन होता है पोर्टफोलियो। ये बहुत जगह आपको आंसर देखने को मिलेगा पर प्रश्न में नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेटिंग स्केल भी काम में आती है और वर्णन अभिलेख भी, यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आपका यहाँ पर रचनात्मक आकलन के साधन में नहीं आएगा, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का। तो डी फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 84 प्रश्न है, इनमें से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रहना चाहिए, रखना चाहिए या करना चाहिए। चार है ऑप्शन कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरा कह रहा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में जो है उसमें प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तीसरा कह रहा है आकलन के संकेतक का उपयोग करना, और चौथा कह रहा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, तो क्या इनमें से दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, ये दूर करना चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यही आपका पहला वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। उसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। इतनी चीज आपने समझ ली। अब बच्चों को ये जो क्रियाकलाप है इससे अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि जो शिक्षक हैं बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करेंगे तब, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करेंगे तब, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करेंगे, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करते हैं। तो कौन सा इनमें से बेहतर जो है वो होगा। तो बच्चों को इस तरीके के क्रियाकलाप जो है उनका अवलोकन करना, और जो उन्होंने उसमें देखा, उसमें क्या उन्होंने सीखा, क्या उनके अनुभव रहे, वो साझा करना और उस पर चर्चा करना, यही आपका थर्ड वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है और यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 प्रश्न, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। मछली पानी में रहती है, कौवा हवा में उड़ता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कछुआ भी दोनों जगह रहता है। वैसे रहता तो पानी में भी है, तो आप अगर इनमें से चाटना हो तो कौवा को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 प्रश्न आपका है, एक तरफ शहर राज्य लिखे हुए हैं हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, और एक तरफ अत्यधिक पसंद का भोजन लिखा हुआ है और आपको सही मिलान करना है। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं कौन सा किससे मैच होगा और बताना है कौन सा यहाँ पर किससे मैच होगा। सबसे पहले हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर पकाया हुआ सांप खाया जाता है, तो ये तो फिफ्थ वाले से मैच हो जाएगा। केरल की बात करते हैं तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो है आपका पहला वाला ही ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। कश्मीर की बात करते हैं तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है, तो आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और गोवा जो है आपका बचा, ये आपका नारियल जो है उसके तेल में बनी समुद्र की मछली जो है इससे मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले फिफ्थ वाले से हमने मिलाया है। फिफ्थ देखिए फोर्थ में नहीं है तो फोर्थ वाला ऑप्शन कट जाएगा। फिर हमने किस में मिलाया है, फिर हमने मिलाया फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला देखिए केवल सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का सेकंड वाला। अगला देखते हैं आपका 88 प्रश्न, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन मैना जो है आपका सही हो जाएगा। मैना जो है उसकी ये प्रजाति है जो झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका कि घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। दूसरा कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। आपको बताना है ए और बी और सी, ए और सी और केवल सी में से कौन सा सही है घरों के नीचे दिए गए विवरण में।
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घर, उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, बिल्कुल सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बाँसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। लेह में जो है वो पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं, बिल्कुल सही है। ए और सी सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। हाथियों के विषय में यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है हाथी बहुत कम जो है वो आराम करते हैं, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही जो है वो सोते हैं। दूसरा कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा कह रहा है यहाँ पर कि उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले जो है वो लेती है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन-सा सही है, एबीसी, बीसी, डी, सी, डी, ए या फिर ए, बी और डी। तो इनमें से कौन-कौन से सही हैं, इन पर विचार करना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर इन चारों में से गलत कौन-सा है, तो सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 100 किलो पत्ती खाता है, ना कि 200 किलो, तो 100 किलो आपको याद रखना है। तो आपका बी वाला गलत है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ए, सी, डी वाला ऑप्शन देखेंगे तो आप थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाएँगे, सी, डी, ए, सी, डी लिखा हुआ है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, पर इससे पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है 112 नंबर वाला, हम पूछ रहे हैं कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर, इन चारों में से कौन-सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इन्हीं प्रश्नों यानी कि हिंदी के प्रश्न जो है इनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।